हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री सब्जेक्ट और उसका 9th लेसन लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पैरा बाय पैरा हिंदी में, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है कि वो यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। हो सकता है किसी न किसी को तो यूज़फुल हो ही। एक्ट ऑफ 1935। अब ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्न इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एक फेडरेशन बनाना था इस एक्ट के अंडर में। और ये फेडरेशन बनने के बाद में, यानी कि एक जो बड़ा ग्रुप बन जाएगा, ये फेडरेशन बनने के बाद में ब्रिटिशर्स जो है इस फेडरेशन के कामकाज हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देंगे। लेकिन कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं था कि वो इंडिया का होगा या ब्रिटिशर्स का होगा, इसीलिए प्रोविंसेस ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो लोग फेडरेशन ज्वाइन करते हैं तो उनकी फ्रीडम चली जाएगी। प्रिंसली स्टेट्स में नॉर्मली किंग्स का रूल होता है, लेकिन अगर किंग्स लोग फेडरेशन ज्वाइन करते हैं तो उनका पावर चला जाएगा, उनको जो भी इंडिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे रूलर, उनकी बात उनके अंडर में रहना पड़ेगा। तो ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। तो एक्ट ऑफ 1935 रिजेक्टेड हो गया। प्रोविंशियल कैबिनेट्स। अब भले ही एक्ट ऑफ 1935 को हमारे जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स है, लीडर्स है या प्रिंसली स्टेट से, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक्ट ऑफ 1935 में एक प्रोविजन दिया गया था इलेक्शंस का, कि अगर इलेक्शंस होंगे तो यहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भले ही एक्ट ऑफ 1935 से सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स मतलब प्रोविंस वाइज जो रूलिंग बॉडी होती है, जहां पर रूल्स बनाए जाते हैं, एक्ट्स लॉज बनाए जाते हैं, उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ लॉज, तो वो लेजिस्लेचर। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब प्रोविंसेस के लेवल पर एक एक लेजिस्लेचर सब जगह पे होते थे। तो 11 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में। 1937 में इलेक्शंस हुए 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स जीत कर आए, और बाकी 3 में कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं थी, इसीलिए वहां पर मिली जुली सरकार बनी थी, मिक्स्ड गवर्नमेंट्स वहां पे बने थे। कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी थे इंडिया के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बहुत ही यूजफुल काम किया जब वो लोग जीत कर आए और उन्होंने अपना कैबिनेट बनाया। अब कैबिनेट मतलब क्या होता है? कैबिनेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जिनका ज्यादा करके गवर्नमेंट के साथ में उठना बैठना रहता है, मीटिंग्स ऑफन होती रहती है काम के चक्कर में, कामकाज के चक्कर में, तो वो कैबिनेट, सम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स या हेड मिनिस्टर्स बोल सकते हैं, सभी उनका मिला के कैबिनेट होता है। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने काफी यूजफुल वर्क किए। उन्होंने क्या क्या काम किए वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि दे वर्कड हार्ड फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम जेल। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाल रखा था, पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल रखा था, उन सबको रिलीज करवाया। प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, लिकर टोटली बंद करवाना है उनको, तो उन्होंने उस पर भी ध्यान दिया। मेजर्स अंडरटेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द दलित, और दलित लोगों की जो कंडीशंस थी उसको इम्प्रूव करना था। पासिंग ऑफ एक्ट गिविंग डेप्ट रिलीफ टू द फार्मर्स, और पासिंग ऑफ एक्ट, एक ऐसा एक्ट पास करना था जिससे जो फार्मर्स को डेप्ट में काफी रिलीफ मिले, मतलब उनका कर्जा माफ हो जाए या कम हो जाए, या टैक्सेस उनके कम हो जाए। तो फार्मर्स के रिलीफ के लिए भी काफी काम उन्होंने किया। तो ये जो है पैसेज आपका एक आंसर्स में आ सकता है, प्रोविंशियल कैबिनेट, ये इलेक्शन वाला, और ये भी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और इसमें भी आ सकते हैं आंसर्स में भी, कि हाउ मेनी प्रोविंसेस दे पार्टिसिपेटेड, 11 प्रोविंसेस, एंड हाउ मेनी प्रोविंसेस दे वन, 8 प्रोविंसेस वो लोग जीते। और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने क्या क्या यूजफुल काम किए जीतने के बाद में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में जीतने के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, दे रिलीज्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इंट्रोडक्शन टू बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, लिकर प्रोहिबिट करा, दलित लोगों की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कोशिश किया, और साथ में ही साथ फार्मर्स का डेप्ट, उनको डेप्ट से थोड़ी राहत मिले, इस तरीके की एक्ट भी उन्होंने पास किए। क्रिप्स मिशन। अब सेकेंड वर्ल्ड के दौरान जो है इंग्लैंड ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड जो है अमेरिका का साथ दे रहा था, और जापान जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट में था। तो जापान जो है, जापान के साथ में भी इन लोगों की लड़ाई काफी चल रही थी, इंग्लैंड वगैरह की।
तो जापान ऑलमोस्ट इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर पहुंच चुके थे और वो अटैक करने ही वाले थे इंडिया पे। और अगर जापान ने इंडिया पे अटैक कर दिया तो ब्रिटिशर्स को इंडियंस का कोऑपरेशन लगेगा ही लगेगा जापान से फाइट बैक करने के लिए, वो अकेले तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा इंडिया। तो किसने भेजा इंडिया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने। किसे भेजा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। और क्यों भेजा? मार्च 1942 में जब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यहाँ पे आए तो उन्होंने इंडिया के लोगों के सामने एक प्रपोजल रखा कि मैं आपको इंडिया दूंगा, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से ये क्लियर नहीं किया था कि इंडिया देंगे तो मतलब क्या देंगे इंडिया में, तो कुछ भी क्लियर नहीं था। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेटिस्फाइड नहीं थी इस प्रपोजल में, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो पहले ही उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें क्लियर इंडिपेंडेंस के बारे में मेंशन ही नहीं था। इंडिया देंगे लेकिन इंडिपेंडेंस देंगे कि नहीं देंगे वो पता नहीं। और क्योंकि इसमें पाकिस्तान के बारे में भी कोई मेंशन नहीं था, इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ऑलरेडी शुरू हो गया था 1939 में। उस वक्त इंडिया के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है इंग्लैंड की तरफ से वर्ल्ड वॉर में भाग लेगी। तो और उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड जो है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहा है, इसीलिए इंडिया को उनका साथ देना चाहिए। तो जैसे ही वो ये लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं कि इंडिया जो इंग्लैंड जो है डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने तो तुरंत कह दिया कि अगर आपका कहना सही है, अगर आप मानते हो कि आप डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, तो आपको हमें हमारी इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए, आपको यू शुड गिव अस आवर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। लेकिन इस बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम अभी इंडिपेंडेंस आपको नहीं देंगे। तो जब हमसे साथ मांग रहे हैं लेकिन हमारा काम भी नहीं कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी ने रिजाइन कर दिया एक साथ में 1939 में। ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हुए थे उनमें जितने भी लीडर्स जीत कर आए थे और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, लेकिन ये जब ब्रिटिशर्स उनकी बात नहीं मान रहे थे इस बारे में, तो उन्होंने सभी ने रिजाइन कर दिया वर्ल्ड वॉर के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब क्या है कि भारत को छोड़ दो, ऐसा हम एक मूवमेंट चलाएंगे कि ब्रिटिशर्स को हम ये कहेंगे कि अब भारत को छोड़ दो। तो जब ये क्रिप्स मिशन हुआ था, जब क्रिप्स यहाँ पे आए थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उन्होंने कहा था कि मैं आपको इंडिया दूंगा, लेकिन कुछ भी इंडिपेंडेंस के बारे में क्लियर मेंशन नहीं था। तो इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब हमें एक इंटेंस मूवमेंट इंडिपेंडेंस अटेन करने के लिए चालू कर देना होगा, क्योंकि अगर कोई इंटेंस मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये ब्रिटिशर्स को तो समझ में ही नहीं आएगी हमारी बात। तो इसी वजह से जो उनका मीटिंग होता है, तो वर्किंग कमेटी का कांग्रेस का एक मीटिंग था 14 जुलाई 1942 में वर्धा में। कहां पर? वर्धा में हुआ था। कौन से डेट पे? 14 जुलाई 1942। उस मीटिंग में ये जो वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। रेजोल्यूशन मतलब कि हम इस साल, आगे आने वाले साल में हम ये काम करेंगे। तो ये उन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया कि हमें जो है ब्रिटिशर्स से डिमांड करना है इंडिपेंडेंस की, कि वो हमें इमीडिएटली इंडिपेंडेंस दे दे, अपना रूल यहाँ खत्म कर दे और वो यहाँ से चले जाए। अगर वो हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उनको वार्न करेगी कि हम एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है स्टार्ट करेंगे हमारी फ्रीडम के लिए। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो 7 अगस्त 1942 को ऐसा ही एक बड़ा सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था ग्वालियर टैंक, जिसे हम क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं, मुंबई में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उस वक्त इस मीटिंग में प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चली जानी चाहिए, ये रेजोल्यूशन जो अभी हमने ऊपर देखा वर्धा में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पास किया था रेजोल्यूशन, वही रेजोल्यूशन यहाँ पे इस सेशन में पास होना जरूरी था, फाइनली अप्रूव होना जरूरी था यहाँ पे। तो इसी वजह से उन बातों को यहाँ पर रखा गया, वापस से इस मीटिंग में, मुंबई वाले जो सेशन में यहाँ पे रखा गया था। तो फाइनली 8 अगस्त को ये रेजोल्यूशन क्विट इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने सामने रखा, सभी कांग्रेस मेंबर्स के सामने, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे उस वक्त ग्वालियर टैंक में। तो सभी ने इसे पास किया, एक्सेप्ट किया इस रेजोल्यूशन को कि यस, हमें क्विट इंडिया, ये जो है एजिटेशन एक स्टार्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और वो भी नॉन वायलेंट होना चाहिए। इसीलिए नॉन वायलेंट होना चाहिए, इसीलिए इस काम के इस मूवमेंट की लीडरशिप जो है महात्मा गांधी जी के हाथ में चली गई। गांधी जी ने सभी लोगों से बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज दिया है, वो ये है कि हर इंडियन
आज से अपने आप को फ्री समझे, चाहे वो आदमी हो या औरत, आप फ्री हो और ऐसे बिहेव करो जैसे मानो आप फ्री इंडिया के सिटीजन हो। और हम इंडिपेंडेंस पाने के लिए इस अटेम्प्ट में या तो मर जाएंगे या हम इंडिया को फ्री कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा कोशिश है इंडिया को फ्री करना, और अगर नहीं कर पाए तो इस कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे। ये एक अपील, जोरदार अपील महात्मा गांधी जी ने पूरे वहां के लोगों से किया था, जिसकी वजह से सारे लोग जो है पूरी तरह से चार्ज हो गए थे कि यस, हमें हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए लड़ना है। गांधी जी ने जो अपील किया था उसमें क्लियर कहा गया था कि डू और डाई, ये एक मंत्र दिया गया था गांधी जी द्वारा लोगों को, इंडियंस को उस वक्त, कि सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाओ। सेक्रीफाइस किसी भी हद तक हो सकती है, बट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाओ, या पालो या सेक्रीफाइस कर लो। बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट। तो जैसे ही ये मूवमेंट का ऐलान हुआ था 8 अगस्त को, 9 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। ये बात यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो न्यूज फैल गई, अरेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पूरी तरीके से फैल गई थी पूरे कंट्री में, और इसी वजह से लोग काफी गुस्सा हो गए थे कि हमारे लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट किया तो कैसे किया। इसी वजह से ये जो मॉब थे, एंग्री मॉब मीन्स पीपल, इन्होंने जगह जगह पे जितने भी पुलिस, क्योंकि गुस्सा हो गए थे तो पुलिस लोग लाठीचार्ज कर रहे थे इनके ऊपर और फायरिंग भी कर रहे थे, लेकिन लोगों को डर कहाँ पे। कल ही तो महात्मा गांधी जी ने उनको एक क्लैरियन कॉल दिया था, डू और डाई। तो लोगों का डर तो मानो उनके अंदर था ही नहीं। वो लोग जहां पर भी जा रहे थे, पब्लिक प्लेसेस, जो भी जेल्स है या पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जहां पर ब्रिटिशर्स का राज चलता है, ऐसी सभी जगहों को जाकर वो तोड़ फोड़ तहस नहस कर रहे थे। जो भी प्रतीक हो ब्रिटिशर्स के अनजस्ट रूल का, उन सभी जगहों को जाके वो तोड़ रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वहां पर भी अपना कंट्रोल लेना चाहा। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे वहां पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल लेना चाहा। महाराष्ट्र में तो चाहे जवान हो बूढ़े हो, सभी ने पूरा डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरी हौसले, पूरे ब्रेवरी के साथ में बहुत सारे प्लेसेस में जो है ऐसी स्ट्रगल की जो आज तक हम याद रखे, वैसी स्ट्रगल की है। चिमूर, अष्टी, यावली, महाड़, गरगोटी एक्सेट्रा, ये सारे प्लेसेस के नाम है यहाँ पर महाराष्ट्र के। चाहे बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी लोग लड़े हो, और वहां पे जो भी स्ट्रगल हुई है वो सब इमॉर्टल हो गई थी हिस्ट्री में, यानी कि हमेशा याद रखी जाएगी, ऐसी स्ट्रगल हुई है। तो ये है ना, ऑड मैन इन के लिए भी आ सकता है ये वाला पार्ट। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में हम जान लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टेंटली हमारे डिमांड्स को निग्लेक्ट कर रहा था इंडिपेंडेंस देने के लिए। तो इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, एंटी वॉर प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। एंटी वॉर प्रोपेगेंडा मतलब, क्योंकि ये लोग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को भी शामिल कर लिया था इंग्लैंड की तरफ से, और इंडिया को नहीं चाहिए था वॉर में पार्टिसिपेट करना, इसीलिए एंटी वॉर प्रोपेगेंडा जो है इंडियंस लोगों ने चालू कर दिया था। और इसी वजह से ये डिसाइड किया गया था कि इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव मूवमेंट, क्योंकि लोगों को जमा होने नहीं दे रहे थे, इकट्ठा होने नहीं दे रहे थे, तो एक कलेक्टिव मूवमेंट करने की बजाय क्यों ना एक एक सिंगल पर्सन जो है लॉज को डिसोबे करे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब वही होता है, लॉज को डिसोबे करना। तो एक एक इंडिविजुअल लॉज को डिसोबे करे, इसे कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह था जिन्होंने ये लॉज तोड़े, वो थे आचार्य विनोबा भावे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे। और इनको करीब करीब 25,000 सत्याग्रहीज ने फॉलो किया, और जिन्होंने अपने आप से जाकर इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्ट की, क्योंकि हाँ, उन्होंने भी फ्रीडम फाइटिंग में स्ट्रगल पार्टिसिपेट किया, इसलिए उनको भी जेल में डाल दूं। अब बड़े बड़े लीडर्स ने तो अपना काम किया ही है फ्रीडम पाने के चक्कर में, छोटे बच्चे भी पीछे नहीं थे। बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है बच्चों की, उनमें से कुछ यहाँ पे बताए हैं। शिरीष कुमार का यहाँ पे फोटो दिया गया है, और भी बच्चे थे, उनके कुछ ब्रेव अकाउंट्स है यहाँ पे। स्कूल स्टूडेंट्स थे ये लोग जो है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान पे, और नंदुरबार में इन स्कूल चिल्ड्रन ने क्या किया था, शिरीष कुमार के लीडरशिप के अंडर में एक प्रोसेशन निकाला था, एक मोर्चा टाइप, शांतिपूर्ण मोर्चा, जिसमें उनके पास में ट्राई कलर फ्लैग था। ट्राई कलर फ्लैग पकड़े वो लोग चल रहे थे, और साथ ही साथ वंदे मातरम का स्लोगन भी वो लोग बोलते जा रहे थे, गाते जा रहे थे। पुलिस को आया गुस्सा, उन्होंने फायरिंग चालू कर दी उन छोटे बच्चों पे, ये भी नहीं देखा कि वो बच्चे फायरिंग चालू कर दी। और इस फायरिंग में कई बच्चे, शिरीष कुमार, लाल दास, धनसुख लाल, शशिधर, घनश्याम, ये सारे बच्चे जो है शहीद हो गए, मार्टर हो गए, सब शहीद हो गए। तो ये जो नाम है, शिरीष कुमार, लाल दास, धनसुख लाल, शशिधर, घनश्याम, ये सारे स्कूल के बच्चे जो है, ये जो सारे नाम है, ये आपको ऑड वन इन के लिए आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं।
अंडरग्राउंड मूवमेंट। अब अंडरग्राउंड मूवमेंट क्यों चालू हुआ? अब यहाँ पे इस साइड में हमने देखा कि 8 अगस्त को जब गांधी जी ने डू और डाई का कॉल किया तो अगले सुबह मॉर्निंग 9 अगस्त को सभी बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। अगेन मैं बता रही हूँ, ये बात इस चैप्टर में यहाँ मेंशन नहीं है। तो जब बड़े बड़े लीडर्स जेल में चले गए तो अब गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो लोगों में अफरा तफरी मच गई कि हम करें तो क्या करें। लोगों के तो जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, पुलिस पे अटैक कर रहे थे, यहाँ वहां जो उनके मन में आ रहा था कर रहा था। तो वैसे जो है उसी वक्त ये जो अंडरग्राउंड मूवमेंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। एंड ऑफ द 1942 में तो पब्लिक मूवमेंट को एक नया टर्न मिल गया। लीडरशिप जो है, अब क्योंकि बड़े लीडर्स सारे जेल में चले गए तो किसी ना किसी को तो आगे आना होगा मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए। तो कुछ सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट यानी कि जो सोसाइटी में अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि वो उन्हें भी वैसे करते रहना चाहिए। तो जैसे कि सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जैसे कि जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटूबाई पुरानिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, SM जोशी, शिरूभाऊ लिमाये, NG गोरे, यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, मगनलाल बागड़ी, उषा मेहता एंड सच लीडर्स वर इन द फोरफ्रंट। तो ये जितने भी लीडर्स के नाम है ये सब फोरफ्रंट में आए, लीडरशिप इनके हाथ में चली गई, सोशल एक्टिविस्ट्स के। दिस एक्टिविस्ट इन्होंने क्या काम किए? बहुत ही अच्छे काम किए इन्होंने पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वही डिसरप्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने क्या किया, जो रेलवे रूट्स वगैरह है वो सब उखाड़ दिए, और कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीफोन वायर्स वगैरह थे उनके वो सब तोड़ दिए। इवन जो ब्रिजेस है जो ब्रिटिशर्स को लाना ले जाना करते हैं, उनके लिए सप्लाईज है, अम्यूनिशन है या कुछ भी है, वो सब भी उन्होंने उड़ा दिए बॉम्ब से। तो ये जो इम्पैक्ट था मूवमेंट का ये ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल रहा था। अंडरग्राउंड मूवमेंट खाली एक कुछ प्लेसेस के लिए कन्फाइंड नहीं था, ऑल ओवर इंडिया ये इम्पैक्ट देखने को मिला। अब इनमें से एक है जो हेमू कालानी, ये सिंध प्रोविंस के, ही ट्राई टू डिस्ट्रॉय द रेलवे लाइन अलॉन्ग विद द कंपेनियंस। उन्होंने क्या किया, जब उनको ये पता चला, जब ये न्यूज मिली उनको कि एक रेलवे जो है वो उसके अंदर ब्रिटिश ट्रुप्स भी जा रही है और सप्लाईज भी जा रही है, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए अम्यूनिशन या खाने पीने का कुछ सप्लाई भी जा रहा है। तो जैसे ये हेमू कालानी को पता चला तो उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ में वहां के रेलवे लाइन ही उखाड़ दी, मतलब ट्रुप्स आगे जा ही नहीं पाए, उसके लिए उन्होंने ये कम्युनिकेशन पूरा जो ट्रांसपोर्ट ही है वो डिसरप्ट कर लिया। तो जब पता चला ब्रिटिशर्स को तो उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया, हेमू कालानी को और उनके कंपेनियंस को, और साथ ही साथ उन्हें पनिश किया, फांसी की सजा सुनाई। अब आप यहाँ देखिए, भाई कोतवाल आजाद दस्ता इन करजत, ये सब अलग अलग ग्रुप्स, टोलियां जो इन्होंने बनाई है और अपना अपना नाम दिया उन टोलियों को। तो भाई कोतवाल जो थे वो आजाद दस्ता के थे, करजत तालुका में, आज का तारीख में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। जनरल अवारी की लाल सेना जो कि नागपुर से है। ऐसे ही कुछ ग्रुप जो है, इन सभी ने मिलकर गवर्नमेंट को पूरा हेल्पलेस बना दिया। गवर्नमेंट अभी एकदम बोलते हैं ना कि कुछ नहीं कर पा रही थी, बेबस हो गई थी। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, पूरे 5 महीने के लिए उन्होंने परेशान कर रखा था गवर्नमेंट के नाक में दम कर रखा था। अब ये जो है ना, भाई कोतवाल आजाद दस्ता और जनरल अवारी की लाल सेना, ये आपको मैच द कॉलम के लिए आता है। इन मुंबई, विठल जवेरी, उषा मेहता एंड हर कंपेनियंस एस्टैब्लिश्ड अ सीक्रेट ट्रांसमिशन सेंटर नेम्ड आजाद रेडियो। अब मुंबई में विठल जवेरी और उषा मेहता, इन दोनों ने एक सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर चालू किया था। अब ये सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया। उनको एंड तक पता ही नहीं चला कि ये रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ पर है उनका ट्रांसमिशन। तो और वो रेडियो ने बहुत बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही पेट्रियोटिक सॉन्ग्स उस पर गाए जाते थे। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स डेफिनेटली सुनकर एक बहुत बड़ा हम एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जब सुनते हैं। और इसी रेडियो पे जितने भी न्यूज थे एजिटेशंस की, कंट्री में कहाँ कहाँ पर क्या चल रहा है वो भी ब्रॉडकास्ट किया जाता था। पेट्रियोटिक स्पीचेस दी जाती थी, मतलब भाषण दिए जाते थे ऐसे वाले। दिस गेव एनकरेजमेंट टू द एजिटेटर्स। और ये सब सुन के, चाहे वो गाने हो, भाषण हो या न्यूज कहाँ क्या चल रहा है, ये सब सुन के जो एजिटेटर्स थे वो और ज्यादा एनकरेज हो जाते थे कि हमें भी लड़ना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ऐसे ट्रांसमिशन सेंटर्स जो है कोलकाता, दिल्ली और पुणे में भी थे, बट थोड़े टाइम के लिए ही थे, ज्यादा समय के लिए नहीं थे। मुंबई में तो स्टार्ट टू एंड तक ये ट्रांसमिशन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। अब ये जो सिलसिला चल रहा है 1942 वाला जो सिलसिला है कि बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है, अंडरग्राउंड मूवमेंट चालू हो गया है,
जो सोशल एक्टिविस्ट लीडर्स हैं उनके हाथ में ये लीडरशिप आ गई है। तो ऐसे ही जो दूसरे भी कुछ थे लोग जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने अपने एरियाज में ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां से मार भगाया, और वहां से मार भगाने के बाद में उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट वहां पे बना ली जिसे वो कहते थे पीपल्स गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करती है, तो इसी वजह से उन्हें पैरेलल गवर्नमेंट कहा जाता है। पैरेलल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लेसेस में पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, जैसे कि मिदनापुर इन बंगाल, बलिया एंड आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश। अभी ये चीज भी आपको फिलअप के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, वन लाइन आंसर के लिए ये चीज भी आती है, या अभी पेयर्स के रूप में भी आती है, करेक्ट पेयर वगैरह के रूप में। सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में 1942 में क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां पे बना ली। कब? 1942 में। किसने? क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, आंसर्स के लिए आ सकता है। एट कुंडल अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रांति अग्रानी जीडी अलियास बापू लाड, यानी क्रांति अग्रानी जीडी, या तो ये बोल दो या तो बापू लाड बोल दो, हम बापू लाड बोलेंगे। उसने एक तूफान सेना बनाई थी कुंदल में। कहां पर? कुंदल में तूफान सेना बनाई थी। ये भी आपको देखो ऑब्जेक्टिव के लिए आप सब तैयार रहिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर में। थ्रू इट्स मीडियम, और इस तूफान सेना के माध्यम से वो क्या क्या करते थे? थ्रू इट्स मीडियम टैक्सेस कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्रिमिनल्स को पनिश करना, ऐसे काम ये कर रही थी जो कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट करती है, वही काम ये पैरेलल गवर्नमेंट कर रही थी। लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे वर्डिक्ट, जो लोकल पीपल गवर्नमेंट कोर्ट्स जो वर्डिक्ट दे रहे थे, जो जजमेंट दे रहे थे, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको मान रहे थे। ऐसा नहीं बोल रहे थे कि तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी हो जो हम तुम्हारी बात सुने। जो भी पीपल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है वो फॉलो करेंगे, जो भी जजमेंट दिया है उसे एक्सेप्ट करेंगे। और साथ ही साथ इन पैरेलल गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए। क्या इंपॉर्टेंट काम था उनका? मनी लेंडर्स को अपोज करना, कि मनी लेंडिंग का काम ना करे एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेशली। तो इन मनी लेंडर्स को अपोज करना, लिकर को प्रोहिबिशन करना, शराब लोगों की हालत खराब करती थी, आदमियों को एकदम बेकार कर देती थी, तो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर ये एकदम बंद कर देना। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, लोगों को पढ़ाना लिखाना है ताकि वो समझ सके सही और गलत के बीच में क्या डिफरेंस है, और जो भी कास्ट डिस्टिंक्शंस हो रहे हैं उनको हटा देना है। और ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है इन गवर्नमेंट ने किया था। तो क्या क्या वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स इन गवर्नमेंट ने किया था? दे वर ऑपोजिशन टू मनी लेंडर्स, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ऑपोजिशन टू कास्ट डिस्टिंक्शंस, और इसके अलावा बहुत सारे। तो ये भी आपको आंसर्स में आ सकता है। और इसी वजह से जो है पैरेलल गवर्नमेंट लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। पैरेलल गवर्नमेंट को देखकर लोगों में भी उतनी ही हिम्मत आती थी। इंपॉर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में मूवमेंट जो है बहुत नेशन वाइड ये फैल चुका था। अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए लाखों इंडियंस जो है आ गए थे साथ में, और बहुत ही अनलिमिटेड सेक्रीफाइसेस भी उन्होंने की थी। कई लोगों ने तो अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी, उसके लिए भी वो पीछे नहीं हटे थे अपनी जान कुर्बान करने के लिए। और जितने लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में वो इतने ज्यादा थे कि अगर हमारे कंट्री के सारे जेल भी पूरी तरह से भर दिए जाए ना तो भी लोग बच जाएंगे, मतलब इतने ज्यादा थे। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो कंपोज किए गए थे, साने गुरुजी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और दूसरे लोगों ने, दूसरे सेंट लोगों ने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो कंपोज किए थे, वो सॉन्ग्स पढ़ने के बाद तो लोगों में एक मानो जैसे बहुत बड़ी ऊर्जा आ जाती थी, एनर्जी आ जाती थी। और यही जो नेशन वाइड मूवमेंट था, दिस वाज कॉल्ड एज अगस्त क्रांति, क्योंकि एक क्रांति आ गई थी लोगों के अंदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दैट इज वाई। और क्योंकि ये अगस्त महीने में शुरू हुआ इसीलिए उसे अगस्त क्रांति कहते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद सेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने बहुत ज्यादा, उनका एक योगदान रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस में। ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स पे थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो है खड़े थे वहां पे, बिल्कुल तैयार ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए। ईस्टर्न बॉर्डर मतलब आसाम की तरफ आ जाता है, आसाम म्यांमार जो आ गया है, म्यांमार पूरा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से लग के है। तो हजारों सैनिक वहां पर खड़े थे इंडिया के लिए लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये सारे के सारे सोल्जर्स जो थे कौन थे? ये सब आजाद हिंद सेना के मेंबर्स थे, सोल्जर्स थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके लीडर थे। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर रहे हैं कांग्रेस के। उन्होंने 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाला है। उनके ओपिनियन के हिसाब से इंग्लैंड जब वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी था तो उनके हिसाब से उनका यह मानना था कि जब इंग्लैंड बिजी है वॉर में तो हमें इंग्लैंड के दुश्मनों से मदद लेनी चाहिए इंग्लैंड से लड़ने के खिलाफ। लेकिन जो कुछ लीडर्स थे, बड़े कांग्रेस के लीडर्स, उन्होंने
इनकी इस बात से सहमति नहीं दिखाई और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, रिजाइन कर दिया पोस्ट से। और उन्होंने अपने व्यूज रखने के लिए लोगों के सामने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उनका क्या ओपिनियन था सुभाष चंद्र बोस का, कि उनका ये ओपिनियन था कि जब इंग्लैंड बिजी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो हमें उनके दुश्मनों से हेल्प लेनी चाहिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए, जिसे बड़े सीनियर्स लोगों ने मना कर दिया कि ये गलत तरीका होगा। तो ये डिफरेंस यहाँ पे हुआ, इसी वजह से उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। तो ये भी आ सकता है, व्हाई वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक क्रिएटेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो ये गिव रीजन के रूप में आ सकता है। तो ये पैराग्राफ आप अगर पढ़ोगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। थ्रू हिज स्पीचेस नेताजी अपील टू द इंडियंस टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अपने स्पीचेस में उन्होंने हमेशा यही कहा है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करो, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट हो गया ना, एंटी गवर्नमेंट स्पीचेस हो गए गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के लिए। तो उनको जेल में डाल दिया। लेकिन वो शांत बैठने वाले कहाँ, जेल में उन्होंने उपवास चालू कर दिए, मरने तक की खाना ही नहीं खाऊंगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिंता होने लगी कि अगर जेल में मर गया तो लोग गुस्सा हो जाएंगे और वापस से तोड़फोड़ करेंगे, इससे अच्छा उनको उनके घर में ही कैद कर दो। तो उनको छोड़ दिया उनके घर में और उनको घर में बंद कर दिया, मतलब हाउस अरेस्ट, कि पुलिस का चारों तरफ पहरा है। लेकिन वो कहाँ टिकने वाले, 1941 में वो वहां से निकल गए, गुप्त रूप से डिस्गाइज में निकल गए, अपने घर से भाग गए और वो पहुंच गए जर्मनी। तो अप्रैल 1941 में वो पहुंचे जर्मनी में जाकर उन्होंने वहां पर फ्री इंडिया सेंटर एक स्टार्ट किया, फ्री इंडिया सेंटर। और वहां के जो बर्लिन रेडियो स्टेशन था जर्मनी में, वहां से उन्होंने इंडियन पीपल को अपील की कि तुम सभी लोग ज्वाइन हो जाओ इस आर्म्ड स्ट्रगल में ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए। और इसी दौरान रास बिहारी बोस, जो कि ऑलरेडी जापान में थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि तुम यहां आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। अब रास बिहारी बोस जो है जापान में रह रहे थे 1915 से। वहां पर रहकर उन्होंने जितने भी इंडियन पेट्रियट्स हैं उसी एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया की जितने भी कंट्रीज है उन सभी एरियाज में जितने भी इंडियन पेट्रियट्स है सबको इकट्ठा किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जब अर्ली पार्ट चल रहा था 1942 का, यानी शुरुआती महीनों में, जापान ने जो है साउथ ईस्ट एशिया के काफी टेरिटरीज को जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा कंट्रोल्ड थे उन्होंने कैप्चर कर लिया। किसने कैप्चर किया? जापान ने। कौन से टेरिटरीज कैप्चर किए? साउथ ईस्ट एशिया के टेरिटरीज जो ब्रिटिशर्स द्वारा कंट्रोल्ड थे। तो अब ये सारे के सारे टेरिटरीज जापान के हाथ में आ गए। तो यहाँ पे जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे, इंडियन प्रिजनर्स थे, ये सब भी जापान के हाथों में आ गए। तो जितने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो ब्रिटिश आर्मी के दौरान में जब ये जापानीज के हाथ में लगे, तो इन सभी आदमियों को मिलाकर, सभी लोगों को मिलाकर रास बिहारी बोस ने अपने फ्रेंड के साथ में, कैप्टन मोहन सिंह, उनके साथ में मिलकर एक बटालियन बनाई इन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की। यानी जो पकड़े गए थे ना इस वॉर के दौरान, जो इंडियंस पकड़े गए थे, तो उन सभी को मिलाकर एक बटालियन बनाई। बटालियन क्या है? एक लार्ज यूनिट ऑफ सोल्जर्स दैट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अ लार्जर यूनिट इन द आर्मी। इट वॉज नेम्ड एज इंडियन नेशनल आर्मी। और उस सेना को, उस बटालियन को इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया गया, जिसे हम आजाद हिंद सेना भी कहते हैं। बाद में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आए रास बिहारी बोस के बुलाने पर, तो उन्होंने ये इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया। इन 1943 नेताजी ने आजाद हिंद गवर्नमेंट सिंगापुर में इस्टेब्लिश की। उनके साथ थे शाहनवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, प्रेम कुमार सहगल एक्सेट्रा। ये सब भी नाम आपको ध्यान रखने होंगे। ये किस में है? इंडियन नेशनल आर्मी से कनेक्टेड है। ये सब जो है उनके चीफ एसोसिएट्स थे, खास साथी थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन वॉज द कमांडर ऑफ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, और जिसमें से कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो थी वो एक रेजिमेंट जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी, उसकी कमांडर इन चीफ थी। नेताजी ने लोगों से अपील किया था, बहुत ही इंस्पायरिंग अपील था, आप सभी ने सुनी होगी ये बात, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दैट इज यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। और नेताजी के इसी क्लैरियन कॉल के वजह से लोग बहुत इंस्पायर हुए थे और वो उनके एक आइडियल लीडर बन गए थे लोगों के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अभी इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या क्या अचीव किया? सबसे पहला यहाँ पे लाइन है कि नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कैप्चर किया था, और वो कैप्चर करके उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को दे दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया। तो नेताजी ने उनका नाम रखा शहीद एंड स्वराज्य रिस्पेक्टिवली। अब ये पार्ट जो है फिलअप के लिए आ सकता है, नेम द फॉलोइंग के लिए आ सकता है, वन वर्ड में लिए आ सकता है। तो शहीद एंड स्वराज्य अंडमान के लिए शहीद है और निकोबार के लिए
स्वराज्य है। 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने अरक्कन प्रोविंस कॉन्कर किया म्यांमार में। जितने भी ईस्टर्न बॉर्डर्स में आसाम के वहां पर जितने भी पोस्ट थे वो सब भी कैप्चर किए, लेकिन उसी दौरान जो इम्फाल का जो कैंपेन है वो इनकम्प्लीट रह गया। क्यों? क्योंकि जापान ने इंडियन नेशनल आर्मी को सप्लाईज देना बंद कर दिया। इसी कंडीशन में जब इंडियन नेशनल आर्मी को सप्लाईज नहीं मिल रही थी, खाने पीने को नहीं था, अम्यूनिशन नहीं था, फिर भी सोल्जर्स डटे रहे, डेडिकेटली फाइट करते रहे। इसी दौरान जापान ने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई एक फ्लाइट क्रैश में, प्लेन एक्सीडेंट में। इसी बैकग्राउंड पे जितने भी सोल्जर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, सब लोगों को अपने आर्म्स जो है नीचे डालने पड़े, हथियार नीचे डालने पड़े। तो एक थ्रिलिंग फेज जो है इंडियन नेशनल आर्मी का, वो यहाँ पर खत्म हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ से। अगर वो नहीं मरते तो उस अपने इंडिया का नक्शा कुछ और ही होता था पहले से। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स थे सभी के ऊपर चार्ज लगाया कि आप लोगों ने क्रिमिनल एक्ट किया है हमारी कंट्री को हार्म करने का। तो उनके ऊपर एक चार्ज लगाया गया था ये, और उन्हें बचाने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर्स को बचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रे, ये जितने भी है सारे एक्सपर्ट लॉयर्स थे, सभी के सभी लग चुके थे। कौन कौन लगे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रे, ये सभी के सभी इन इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर्स को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी, मिलिट्री ट्रिब्यूनल मीन्स कोर्ट, वो जो है किसी भी तरीके से किसी भी वकील की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनको तो बस गिल्टी मनवाना था कि ये ऑफिसर सारे गिल्टी है, और उन्होंने उन्हें पनिश भी किया। इसी बात पे डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग गिल्टी थे इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स, और उनको पनिश भी कर दिया, उनको सेंटेंस दे दिया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का। और इसी वजह से सीवियर अनरेस्ट, यानी कि लोगों के अंदर जो बहुत गुस्सा जो था वो बढ़ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि उन्होंने हमारे आर्मी के ऑफिसर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई तो कैसे सुनाई। तो इतना गुस्सा भर गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इंडियंस के माइंड में कि फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह सजा जो है कैंसिल करनी पड़ी। रिवॉल्ट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। अब मिलिट्री तो हमारी थी ही आगे, अब इंडियन नेवी और एयरफोर्स वो भी पीछे नहीं थे, वो लोग भी आ गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। तो नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर्स भी बहुत ही इंस्पायर हुए थे इंडियन नेशनल आर्मी से। क्यों? इंडियन नेशनल आर्मी ये जो थे वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई लड़ने की। तो ये लोग तो क्यों नहीं कर सकते? ये लोग तो खुद ऑफिसर्स है, खुद काम करते हैं, खुद ये नेवी के एयरफोर्स के सोल्जर्स है, तो ये लोग क्यों नहीं लड़ सकते? तो बहुत इंस्पायर्ड थे ये लोग इंडियन नेशनल आर्मी से। तो फाइनली एक दिन उनका जो गुस्सा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो भड़क उठा। वो भी कब? ब्रिटिश वॉरशिप जो तलवार थी, ये एक वॉरशिप है, बहुत बड़ी शिप है जो फाइट्स वगैरह के लिए काम आती है, जिसका नाम था तलवार। और उस वक्त वो शिप जो है मुंबई में खड़ी थी 18 फरवरी 1946। तो वहां पे जितने भी लोग थे नेवी के, वो सभी के सभी बर्स्ट हो गए, मतलब लड़ पड़े ब्रिटिशर्स से। उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, दे रेस्ड स्लोगन्स, उन्होंने स्लोगन्स बोले अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी आर्मी भेज दी उन लोगों के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए, फायरिंग करने के लिए। लेकिन जितने भी वर्कर्स थे और कॉमन पीपल थे, उन्होंने नेवी के सोल्जर्स को हेल्प किया वहां पे। फाइनली विद द मीडिएशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द नवल सोल्जर्स लेट डाउन देयर आर्म्स। तो जब फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, तब ये नवल सोल्जर्स ने अपने हथियार नीचे रखे, वरना तो वो ब्रिटिश के जितने भी सोल्जर्स आ रहे थे सबको मार रहे थे। तो अब हम आखिर में आते हैं कि जितने भी नवल सोल्जर्स थे उन सबको सपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर्स थे, चाहे वो दिल्ली के हो, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ एक्सेट्रा, बहुत सारे जगहों के जो ऑफिसर्स थे एयरफोर्स के, उन सब ने भी स्ट्राइक कर दी। वे सब भी स्ट्राइक पे चले गए। ये रिवॉल्ट जो हो रहे थे, पहले इंडियन आर्मी ने किया, फिर बाद में नेवी ने किया, और अब एयरफोर्स कर रहे हैं। ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि ब्रिटिशर्स को अब इंडिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, उनको यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए। दे शुड क्विट इंडिया नाउ। तो एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था, चरम सीमा पर पहुंच गया था ये फाइट जो है, गुस्सा जो है लोगों का। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये जो पीरियड था बिटवीन 1942 टू 1946, इसी पीरियड में ब्रिटिश पावर का पूरा फाउंडेशन जो है हिल गया। मतलब ब्रिटिशर्स पूरी तरह से हिल गए और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब इससे ज्यादा वो इंडिया को रूल नहीं कर पाएंगे, कॉलोनी नहीं बना पाएंगे। तो थ्रू द क्विट इंडिया मूवमेंट
द सीवियर डिसकंटेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज एक्सप्रेस्ड। तो जो गुस्सा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस के अंदर, ये इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बाहर आया उभर उभर के। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों तो ब्रिटिशर्स के बैकबोन थे। बैकबोन थे मतलब ब्रिटिश पावर इनके ऊपर तो टिका था, लेकिन अब ये तीनों के तीनों ही रिवॉल्ट पे उठ गए हैं, तो ब्रिटिशर्स किस पर खड़ा रहेगा। इसीलिए उनको ये रियलाइज हो गया कि अब वो और ज्यादा इंडिया के ऊपर अपना पावर नहीं बनाए रख सकते हैं, अब टाइम आ गया है कि उनको यहाँ से जाना होगा। तो इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इसके आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।